हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 9 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है तमिलनाडु ने एक एक्सपर्ट कमिटी का सेटअप किया है, जिसका पर्पस है कि जो एलिफेंट्स का ट्रांसलोकेशन होता है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे। यहाँ पे आपको मैं एलिफेंट्स के बारे में बताऊंगा। इस एक्सपर्ट कमिटी को सेटअप क्यों किया गया, कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ध्रुवा पोर्टल के ऊपर। आपको थोड़े दिन पहले मैंने पूरा का पूरा ध्रुवा के ऊपर समझाया था। आज मैं फिर से आपको बताऊंगा ताकि बार बार आपको एक्टिव रिकॉल हो सके। बेसिकली इंडिया का डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स में अमेंडमेंट किया है, मैं समझाऊंगा क्या किया है और क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आई फॉरेस्ट की। एक स्टडी हुई है जहां पे बताया गया है जो सैटेलाइट के फायर काउंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अंडर काउंट हो सकते हैं अगर जो एक्चुअल की स्टबल बर्निंग होती है। मतलब अगर एक्चुअल में स्टबल बर्निंग हुई है 10 तो सैटेलाइट में काउंट खाली 4 से 5 हो रहे हैं। ये चीज़ कहाँ कही गई है? आई फॉरेस्ट की एक स्टडी में। मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों कहा गया, यहाँ पे सैटेलाइट का क्या रोल है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया और रशिया की जो समिट हुई है वो समिट का क्या जियो पॉलिटिकल सिग्नल है, वो बताऊंगा। साथ ही साथ ये किस तरीके से स्ट्रैटेजिक लेवल पे बहुत एक अहम रोल प्ले करेगी समिट, वो भी बताऊंगा। और इस पूरी समिट का आउटकम क्या निकला है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे GS2 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस डील ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि इंडिया यूएस की जो डिफेंस डील होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है जो कि इंडिया और रशिया के बीच डिफेंस डील होती है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया और रशिया के बीच जो डिफेंस डील है स्टार्टिंग फ्रॉम S-400 S-500, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है न्यूरो टेक्नोलॉजी के ऊपर। किस तरीके से न्यूरो टेक्नोलॉजी इंडिया का एक नया और एक नेक्स्ट फ्रंटियर बन सकता है, वो मैं बताऊंगा आपको। यहीं पे आपको मैं BCI के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ में बताऊंगा न्यूरोटेक किस तरीके से जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, उसको कैसे सुधारने में न्यूरोटेक मददगार साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ में है जहां पे किंशासा, रुटशुरु और नॉर्थ कीवू जैसे कुछ रीजन्स हैं। यहाँ पे आपका डेमस्कस भी है जो मैंने आर्टिकल में लिया हुआ है। मैं हर एक पॉइंट को इन डिटेल बताऊंगा कि ये प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए आपको रटना नहीं है। आखिर किंशासा क्यों न्यूज़ में है, आखिर वहाँ का रेशनल क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल आपको मैं साधारण सी भाषा में बताऊं, आप देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना सा आर्टिकल है। अब पहले इस पूरे आर्टिकल को समझा देता हूँ। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने एक हाई लेवल की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जिसके सामने एक उद्देश्य दिया गया है कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने हैं कि किस तरीके से किसी भी एनिमल पर्टिकुलरली एलिफेंट की कैप्चरिंग कैसे होगी, ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, रिलीज कैसे किया जाएगा वाइल्ड एलिफेंट्स को और बाकी वाइल्ड लाइफ को। मेन फोकस वाइल्ड एलिफेंट्स पे रखा गया है। अब एक सवाल उठता है कि वाइल्ड एलिफेंट्स पे क्यों रखा गया फोकस, तो उसके पीछे रीजन ये है कि रिसेंटली क्या हुआ था, दो ट्रांसलोकेटेड एलिफेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो इसकी वजह से कुछ सवाल उठे कि क्या जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसलोकेशन करने के लिए क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, क्या वो किसी भी तरीके से सिचुएशन को और ज़्यादा सीवियर तो नहीं बना रहे। तो इस वजह से एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है। जो डेथ हुई है उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन डाला गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमेटी को बनाने का? ऑब्जेक्टिव ये है कि एक साइंटिफिक और ह्यूमेन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए जिससे वाइल्ड लाइफ का कैप्चरिंग ढंग से हो, ट्रांसलोकेशन सही हो, रिलीज और पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग भी सही से होनी चाहिए। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है जो बनाया गया है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कमेटी को बनाने का। ठीक है। अब आप नोटिस करोगे एलिफेंट्स के ऊपर बात हो रही, तो एलिफेंट्स में टाइप में आपको एशियन और अफ्रीकन एलिमेंट्स दिखेंगी। अगर बेसिक डिफरेंस समझना हो तो जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होती हैं उनके कान काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है। अगर इनके जेस्टेशन पीरियड की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 22 मंथ्स का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। लैंड एनिमल्स में लॉन्गेस्ट होता है, मतलब अगर प्रेगनेंसी पीरियड देखा जाए तो इनका इतने समय तक चलता है। लाइफ स्पैन देखा जाए 60 से 70 साल होता है। इनके जो हर्ड्स होते हैं उसमें फीमेल हेड होती है बेसिकली। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, जो ये बाकी तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान दोगे, हर्बीवोरस हैं, ग्रासेस खाते हैं। कुछ की ट्रेट्स में अगर बात की जाए तो इनका इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होता है, मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है, एम्पैथी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन जैसे भी बिहेवियर इनमें देखे गए हैं।
साथ ही साथ जो एलिफेंट्स होता है उसे की स्टोन स्पीशीज कहा जाता है, मतलब एक ऐसी स्पीशीज है जो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में बहुत ही अहम की या एक चाबी के तरीके से काम करती है, क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको क्रिएट करने में काफ़ी मदद करती है। कैसे? मान लो ये एलिफेंट का पाँव है, जहाँ भी पड़ेगा तो वहाँ पे गड्ढा होगा तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन जाएगा, कीड़े मकोड़े आएंगे, फिर वहाँ पे प्लांट्स बनेंगे तो अपना एक और वहाँ पे प्रॉपर अलग अलग टाइप के लेवल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वो सीड को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। तो ये एलिफेंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई। 2020 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। क्या है सही है? एब्सोल्युटली। द मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांट इट बी 22 मंथ? यस, एब्सोल्युटली इट कैन बी। फिर कह रहे हैं एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली। क्या ऐसा है? नहीं, कभी भी अगर नेचर में कहा जा रहा है कि नहीं केवल 40 साल तक ही ये कर सकते हैं, अरे कैसे आप 40 साल तक कर सकते हो? आप ये बताइए, क्या एग्जैक्ट श्योरिटी है कि आपको पता है आपने दुनिया के सारे एलिफेंट्स को एकदम प्रॉपर मॉनिटर कर लिया है? नहीं पता। आजकल तो ह्यूमंस में भी क्या हो रहा है, कोई 40-50 ईयर में जाकर के अगर किसी को भी चाहिए होता है बच्चा तो आसानी से कर सकता है। इस चीज़ को लेकर के टेक्नोलॉजी अब बड़ी बढ़ चुकी है, लेकिन जो जानवर होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं अभी तक। बट स्टिल अगर यूपीएससी ने कभी भी ऐसी लिमिट लगा दी है और वहाँ पे कह दिया है कि भैया ये केवल इतने ही समय तक कर सकता है, तो वो चीज़ गलत होगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कह रहा है, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। क्या ये सही है? आप सोच के देखिए, यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आप एक बार नेट पे सर्च करिएगा तो आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको कर्नाटका, तमिलनाडु, फिर केरला, ये तीनों के रीजन में आपको मिलेगा तो एलिफेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो कर्नाटका के आसपास के रीजन में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वन स्टेटमेंट इज दी राइट वन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? ध्रुवा के ऊपर। ये है क्या? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उन्होंने प्रपोज किया है ध्रुवा को। ध्रुवा क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको समझाया था ध्रुवा के बारे में। ये क्या है? ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आधार यूपीआई होता है। आपको मैं आसान सी भाषा में समझा ही देता हूँ ये है क्या। आप नोटिस करिए क्या होता है। अभी जैसे आपको अगर किसी एड्रेस पे जाना है तो आपका एक पिन कोड होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई भी अगर मान लो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहाँ पे पिन कोड डालोगे। पिन कोड डालने के बाद आप अपना फिजिकल एक लेटर में एड्रेस लिखते हो कि मान लो आपने पिन कोड डाल दिया कुछ जो भी आपके एरिया का, फिर आप अपना लेटर्स में एड्रेस लिखोगे। लेकिन अब ये जो ध्रुवा आया इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक तरीके से आपका 10 डिजिट का एक यूनिक एड्रेस बनेगा। अब ये जो यूनिक एड्रेस होगा ये क्या होगा, ये यूनिक एड्रेस इस तरीके से होगा कि अगर एंटर किया जाएगा तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। ये आपकी 12 स्क्वायर मीटर की लोकेशन पे एग्जैक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेकर के प्रिसाइज या प्रिसीजन किया जाएगा इसमें। तो ध्रुवा क्या है? ध्रुवा कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है किस चीज़ को? जो आपका एक लेटर बेस एड्रेस है, जो पिन कोड डालो, अगर आपसे बोला जाए भैया ये पिन कोड है, तो क्या एग्जैक्टली आप पहुंच सकते हो? अरे भैया उस पिन कोड पे न जाने कितने लोग होंगे। लेकिन अगर ये एक वर्चुअल एड्रेस 10 अंकों का डाल दिया गया है तो इससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ पे इस 20 मीटर के इलाके पे 20 स्क्वायर मीटर पे ये इंसान देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स है प्राइवेट में, उन लोग को एक यूजर बेस्ड कंसेंट का भी एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि अगर उन लोग को चाहिए तो कंसेंट लेना पड़ेगा कंज्यूमर से। ऐसे नहीं है कि भाई, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी रिस्क भी हो जाएगा ना। अगर इस तरीके से किया जाएगा तो केवल 12 डिजिट या 10 डिजिट का नंबर डालो, एग्जैक्टली लोकेशन पे पहुंच जाओ। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। वो कैसे करेगा? एड्रेस शेयरिंग होगी बेसिकली यहाँ पे। जो कंसर्न्स हैं, गवर्नेंस इश्यूज हैं, वो क्या है? डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो करंट डिज़ाइन है वो लोगों को जोड़ता है। मतलब करंट डिज़ाइन जो एड्रेस का होता है वो क्या करता है, वो पीपल को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने पे फोकस करता है, बिल्डिंग्स पे नहीं फोकस करता है। क्योंकि पीपल जहाँ पे रह रहे होंगे वो एड्रेस बताया जाएगा। लेकिन ये जो बताया जा रहा है ये एक लोकेशन के ऊपर स्पेसिफाई किया जा रहा है। मतलब ये 10 अंकों का जो रहेगा, ये क्या होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करके एग्जैक्टली इस लोकेशन पे मान लो पॉइंट आउट कर देगा। तो अगर यूजर ने अपनी कंसेंट को रिफ्यूज कर दिया है तो इससे क्या होगा, जो डेटा सेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। मतलब मान लो ये एक पैच ऑफ लैंड है, यहाँ पे पूरा डिवाइड कर दिया इस तरीके से। मान लेते हैं ये कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 3 6 3 9 आपको आ गया। मान लो इस पैच के ऊपर यूजर ने कंसेंट दे दिया, यहाँ पे कंसेंट दिया ही नहीं, बाकी जहाँ दे दिया तो खाली हो गया ना एरिया बेसिकली। तो ये हो सकता है कि अर्बन प्लानिंग प्रॉपर करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है अगर कंसेंट प्रॉपरली नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ध्रुवा पोर्टल के रिगार्ड में कौन सी चीज़ें सही हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो
अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है। यहाँ पे जो सैटेलाइट फायर है, सैटेलाइट फायर मतलब क्या होता है, मतलब जो फायर के काउंट सैटेलाइट करती है, उसमें जो आई फॉरेस्ट की स्टडी हुई है उसने कहा है कि भैया जो स्टबल बर्निंग्स होती है या कहीं भी फॉरेस्ट फायर लगता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो सैटेलाइट जो डेटा रिकॉर्ड करता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया है 92% रिडक्शन हुआ है पंजाब में, 90% हरियाणा में रिडक्शन हुआ है स्टबल बर्निंग में। लेकिन जो नई स्टडी हुई है उसने कहा है कि ये जो इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट ने दिया है ये सही नहीं है, क्योंकि जो फायर काउंट्स हो रहा है सैटेलाइट में, दैट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू द एक्चुअल बर्न्ट एरिया, वो नहीं बता पा रहा है सैटेलाइट। अब बोलो सर ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं, जो सैटेलाइट जैसे मोदीज फिर वायरिस नाम की जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कभी भी फॉरेस्ट फायर को या फिर जो स्टबल बर्निंग होती है उनको देखने के लिए, ये सैटेलाइट्स हैं बेसिकली। तो वो क्या होती है, मिसलीडिंग पिक्चर्स देती हैं। कैसे मिसलीडिंग पिक्चर देती हैं? मान लो ये एक्स सैटेलाइट है, तो एक्स सैटेलाइट अगर उस लोकेशन से 5 बजे निकलेगी, तो 5 बजे जो वहां पे फायर हुई होंगी केवल उसको काउंट किया जाएगा। व्हाट अबाउट उसके पहले जो फायर हुई है? आप रिलेट कर पा रहे हो कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ऐसे तो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है उसके लिए, मैं आपको बहुत ही लेमन भाषा में बता रहा हूँ कि जो सैटेलाइट से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, ये आई फॉरेस्ट की स्टडी ने क्लेम किया है। साथ ही साथ कहा है कि जो बर्न्ट एरिया है उसमें बहुत ही मॉडरेट डिक्लाइन आया, मतलब इनका कहना है कि जो बर्न्ट एरिया है उसमें केवल 30% ही रिडक्शन आया है। अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो जो गवर्नमेंट है वो कह रहा है भैया 90% से ज़्यादा बर्न्ट एरिया में कमी आई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ बात की जाए जो फॉरेस्ट के काउंट्स हैं, फायर काउंट्स हैं बेसिकली, वो इनएक्यूरेट हैं, क्योंकि जो स्मॉल फायर्स होती हैं वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से सेटेलाइट्स में काउंट नहीं हो पाती हैं और मिस हो जाती हैं। पर्टिकुलरली जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं वो किस समय 10:30 से 1:30 के बीच ही मॉनिटर कर पाती हैं, तो इससे कई फायर मिस हो जाती हैं जो इस विंडो के बाहर होती हैं। तो जो करंट मॉनिटरिंग है उसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज़ तो क्या है, अंडर एस्टिमेशन हो रहा है एमिशन का। साथ ही साथ जो पर्टिकुलेट मैटर है वो इनकरेक्ट बताए जा रहे हैं, मतलब सही से रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। जो एयर क्वालिटी मॉडलिंग है वो मिसलीडिंग है। अब जैसे मैंने एयर क्वालिटी बताई, तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन रिलीज करता है? सीपीसीबी रिलीज करता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर और आप डिटेलिंग करोगे तो सीपीसीबी क्या है? सीपीसीबी इज बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये एक्ट के द्वारा बनाई गई है। और जब एक्ट की बात हो रही तो आपको स्टैट्यूटरी बॉडीज पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडीज पता होना चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी में एग्जांपल क्या है? नीति आयोग जैसी चीजें। आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग इन सब चीजों की पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स और क्या है? जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो इनएक्यूरेट डेटा पे होते हैं और तो अनाउंसमेंट भी वैसे ही हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिवेल करती हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया रशिया की जो रिसेंट समिट हुई है। तो जब समिट हुई न्यू दिल्ली में, तो ये किस टाइम पे हुई? ये हुई है जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, पर्टिकुलरली उस समय पे जब यूक्रेन वॉर चल रही है, यूएस और रशिया का टेंशन चल रहा है। अगर मैं बात करूं इस समिट में जो कुछ जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स दिए गए, पहली चीज तो पुतिन की जो विजिट हुई उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला, और साथ ही साथ वो अपने साथ हाई पावर डेलीगेशन भी लेकर के आए। इंडिया ने कॉन्फिडेंस भी दिखाया रशिया पे, और रशिया ने भी प्रायोरिटी दी इंडिया को कि भैया इंडिया उसकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही अहम मुद्दा है। और ये जब चीज़ें हुई हैं ये ऐसे समय पे हुआ है जब रशिया के पास एक स्ट्रॉन्ग बैटलफील्ड पोजीशन है। जो यूक्रेन है उसका पॉसिबल डिफीट होने के चांसेस है, यूएसए का क्या है, इन्वॉल्वमेंट कम हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो इंडिया की डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग है वो क्या डिमांड कर रही है? वो डिमांड कर रही है भैया हमें यूएस के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज रखने पड़ेंगे, हमें रशिया को एज ए लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप उसके साथ बनानी पड़ेगी, और जो यूरोप है उसके साथ सेंसिटिव रिलेशन जो बने हुए हैं वो एक कहीं ना कहीं अभी भी प्रिवेल करेंगे, हमें उसको भी बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं इंडिया और रशिया की जो समिट हुई है उसको मैं पॉइंट आउट करूं, तो यहाँ पे प्रोग्राम 2030 जहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसको बूस्ट करने की बात हुई है। बायलैटरल रेट को, करेंसी सेटलमेंट को, मतलब जो ट्रेड होगा वो लोकल करेंसीज में करने की बात की गई है, बैरियर्स को रिमूव करने की बात की गई है, और गोल रखा गया है कि $100 बिलियन तक का ट्रेड हम लोग करेंगे बाय 2030। अगर मैं बात करूं एनर्जी कोऑपरेशन की, तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल इंपोर्टर है, और रशिया जो है वो एनर्जी सुपर पावर है, उसके पास अनमैच्ड रिजर्व कहे जाते हैं। साथ ही साथ एनर्जी के मामले में नेशनल सिक्योरिटी की मतलब इंडिया जो है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। वो कहता है भैया हमें
अपनी पहले नेशनल सिक्योरिटी पे आ रही है, उसके बाद हम किसी को कंसिडर करेंगे। तो इंडिया को साथ ही साथ दोनों चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। पहली चीज़ क्या है कि उसे रशिया का जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है वो लूज़ भी नहीं होने देना है। साथ ही साथ ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी होगी चाइना और यूएस कंपनीज़ हैं, वो जाकर के रशिया में कहीं किसी तरीके से उस चीज़ को ग्रास्प ना कर लें। तो इंडिया के पास काफ़ी एक बड़ा चैलेंज भी प्रिपेयर करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इमर्जिंग एरियाज़ की, तो यहाँ पे मैरीटाइम कनेक्टिविटी एक इमर्जिंग एरिया है। साथ ही साथ जो आर्कटिक कोऑपरेशन है, इंडिया की स्किल्ड वर्कर्स है, टूरिज़्म्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है इमर्जिंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपस में ये एक अच्छी खासी डील्स की जा सकती हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजिक पिलर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या है स्पेस, न्यूक्लियर, एसएनटी और फिर किस पे डिफेंस पे, ये सारे स्ट्रैटेजिक एरिया वाले हैं। रशिया हाई टेक ट्रांसफर्स करता है। ब्रह्मोस S-400, अब ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप सिंपल क्या लिखिए, ब्रह्मोस PYQ लिखिएगा तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया। आप इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करिए, तो एक बार बेटा ज़रूर कर लिया करिए। व्हाट इफ़ मैं आपको गलत बता रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप उसे क्रॉस चेक करिए कि आया है कि नहीं आया। क्वेश्चन ये पूछा गया ब्रह्मोस क्या है? क्या ये क्रूज़ मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये क्रूज़ मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कि आपका इट्स लाइक अ बैलून, कि हवा में एक बार गया तो आप उसे रोक नहीं सकते हो। उसको एक बार अगर आपने एक रिमोट कंट्रोल उसमें फिट कर दिया है, रिमोट इन द सेंस आपने प्रोग्रामिंग कर दी है कि इस टारगेट पे इस समय हिट होना है, तो उस समय वहीं पे जाकर के वो हिट होगी, उसको चेंज नहीं कर सकते हो एक बार, ठीक है? चलो, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल पे। आगे इसी में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया रशिया से कनेक्टेड, ब्रिक्स समिट से पूछा है। 16th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? रशिया कजान में हुई थी। तो अभी आपको ध्यान होगा 17th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई है? आप कहाँ बोलोगे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई है। अब वहाँ पे क्या इसका थीम है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो जो 16th थी उसका क्या है? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? मल्टी कल्चरलिज्म कर दिया। तो यूपीएससी ऐसे ही जनरली गलतियां करता है और आपको ये तरीके पता होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है न्यूरो टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्वेश्चन था व्हाट इज न्यूरो टेक्नोलॉजी? न्यूरो टेक्नोलॉजी में देखिए टेक का मतलब क्या है? टेक का मतलब होता है ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, जो कि एडवांसमेंट है, मशीन्स है। व्हाट इज न्यूरो? न्यूरो आया है न्यूरॉन्स से, मतलब आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जब टेक को लगा दिया जाए, उसमें जब टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए, तो वो न्यूरोटेक बन जाता है बेसिकली, ठीक है? तो अब ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा इंटरफेस बनाया जाए जिससे ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके, ब्रेन के साथ कनेक्ट किया जा सके। दिस मीन्स कि ब्रेन्स के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट किया जा सके, जिससे रिकॉर्ड किया जा सके, मॉनिटरिंग किया जा सके, साथ ही साथ जो न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है, उसे स्टिमुलेट किया जा सके। अगर इसकी कोर टेक का बात करूँ, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI का इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्रेन के सिग्नल को एक डिजिटल कमांड में कन्वर्ट कर दे। जैसे देखते हैं ना कि आपके पास एक कंप्यूटर है, फिर आपने एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया अपने हेड से, तो वो डिवाइस क्या करेगी? वो ब्रेन के सिग्नल्स को डिजिटल कमांड्स में कन्वर्ट कर देगी। और ये करने के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक नॉन इन्वेसिव होता है, एक इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव क्या होगा? आपने ध्यान दिया होगा ब्रेन के ऊपर से अम्ब्रेला जैसा रख देते हैं, वो क्या कर रहा है? वो भी यही सेम चीज़ के EEG हेडसेट कहते हैं। और जो इन्वेसिव होता है उसमें क्या होता है? उसमें ब्रेन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ले जाके अंदर ले जाके, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? सेम चीज़ कर रहा है, ब्रेन के सिग्नल को डिजिटल कमांड में कर रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? डायग्नोस्टिक्स करने में, डायग्नोसिस करने में। फिर आप ध्यान दोगे न्यूरोप्रोस्थेटिक्स करने में, जो कि पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी मददगार साबित होता है उनके लिए। डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, पार्किंसन जैसी डिसीज़ को भी ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। सवाल उठता है कि इंडिया को क्यों ज़रूरत है न्यूरोटेक की? तो पहली चीज़ क्या है, इंडिया को न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस का बर्डन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के ऊपर। इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया के पास इस चीज़ का एक एडवांसमेंट होना चाहिए। पर्टिकुलरली बात की जाए स्ट्रोक्स, स्पाइनल इंजरीज, पार्किंसन जैसी चीज़ें हैं। अगर हमने एक बार प्रॉपर तरीके से रिस्टोर कर दी मोबिलिटी, क्योंकि अब जो न्यूरोटेक है उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो मोबिलिटी को, स्पीच को, मेंटल हेल्थ फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकता है उन लोगों के साथ जिनको न्यूरो जैसी प्रॉब्लम्स है या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, या फिर जैसे ये बीमारी आप देख लो पार्किंसंस, फिर स्ट्रोक्स, स्पाइनल इंजरीज। तो ये सबको रिवाइव करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, और इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, पर्टिकुलरली किस फील्ड में? बायोटेक की फील्ड में, AI में और इंजीनियरिंग में। अगर मैं बात करूँ इंडिया की करंट प्रोग्रेस में, तो IIT कानपुर इन सब ने क्या कर रहे हैं, ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिससे जो ब्रेन की मैकेनिज्म है उसको समझा जा सके और एक अच्छा खासा टेक बनाया जा सके। ग्लोबल डेवलपमेंट भी इसी फील्ड में हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें रेगुलेशन की भी ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है ये न्यू है।
हमें क्लियर रूल्स की ज़रूरत होगी, सेफ्टी, एथिक्स, डेटा प्राइवेसी, साथ ही साथ यूज़र की ऑटोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इसमें। अगर हम एक सिंगल ब्लैंकेट पॉलिसी बना देंगे तो वो काम नहीं करेगी। हमें अलग-अलग बीसीआईज़ चाहिए होंगे। व्हाट इज़ बीसीआई? अभी मैंने आपको बताया था बीसीआई का मतलब क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस अलग-अलग चाहिए होंगे, अगर हमें अलग-अलग रेगुलेटरी पाथवेज़ बनाने हैं। पब्लिक का एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें पब्लिक पे भरोसा या पब्लिक का भरोसा जीतना है। ठीक है? चलो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2021 में पूछा है, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कह रहे हैं ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव्स, पावर प्लांट और टेलीफोन लाइंस। तो एक चीज तो पता है आपको, कहाँ कहाँ नहीं होगा। क्या माइक्रोवेव स्टोव्स इन होम में ये सारी चीजें होंगी? अगर ऐसी हो रही थी तो माइक्रोवेव थोड़ी होते। तो जहां पे 3 दिख रहा है वो आप वो आसानी से हटा सकते हो, लेकिन अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा है। तो जो ब्रेक्स होते हैं मोटर व्हीकल के, वहां से चांसेस बन सकते हैं। इंजन्स अगर ओल्ड हो चुकी है तो उससे ही चांसेस बन सकते हैं। पावर प्लांट में तो हो ही सकता है। तो 1, 2 एंड 4 इज दी राइट वन। चलो, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉन्गो पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो M23 रेबल ग्रुप है वो ईस्टर्न कॉन्गो में अपने रूल को अभी भी एक्सटेंड कर रहा है, इवन आफ्टर ट्रंप ने क्लेम किया है पीस को लेकर के। ठीक है? अब अगर थोड़ा ध्यान दोगे, यहाँ पे बात किसके ऊपर हो रही है? यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, किनशासा रीजन। ठीक है? साथ ही साथ आप ध्यान दो यहाँ पे किसके ऊपर बात हो रही है। यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ कीवू प्रोविंस, देखो लिखा है ना, नॉर्थ कीवू, ये देखिए। फिर क्या लिखा है, रुटशुरू। तो आपसे बोल सकते हैं रुटशुरू, नॉर्थ कीवू, किनशासा, ये सब कहाँ पे है? तो आप कहाँ बोलोगे? ये सब कॉन्गो में है। कॉन्गो को और किस लिए जाना जाता है? 70% ऑफ वर्ल्ड का कोबाल्ट रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो M23 ग्रुप है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया हम जो है, हमें फ्रीडम चाहिए बेसिकली। यहाँ पे हम इसी वजह से M23 ग्रुप क्या कर रहा है, ये री एजुकेशन कर रहा है। यहाँ पे ये अपने एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है। उनको ये प्रॉपर मैनुअल दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि भैया आप लोग अपनी, बोलते हैं ना, गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकलो, आज़ाद हो, हमें ज्वाइन करो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं आगे चल के, और सीवियर भी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि M23 क्या है, ये एक रेबल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ठीक है? कॉन्गो के बारे में और क्या पता होना चाहिए? कॉन्गो बेसिन के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा है। नॉर्थ कीवू एंड इतरू पे सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी ने। कॉन्गो में जो कोबाल्ट रिजर्व है इस पे सवाल पूछा गया। तो ये सारे क्या है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे डमस्कस के बारे में पूछा गया है। डमस्कस कहाँ पे? सीरिया में डमस्कस आता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब मैं आप बात करूँ, क्या लिखा है, नॉर्थ कीवू एंड इतुरी। कहाँ पे है ये आपको पता होना, यहाँ क्या लिख दिया, वॉर बिटवीन। लेकिन ये कहाँ का है? ये कॉन्गो की बात हो रही है। ठीक है? सो दिस इज हाउ यू नीड टू कनेक्ट। देखिए नॉर्थ कीवू एंड इतुरी लिखा है, यहाँ पे भी नॉर्थ कीवू इन्होंने लिख दिया है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। अब अगर ध्यान दो, ये है सीरिया, ये है गोलन हाइट, ये है इसराइल। अब ये है डमस्कस का रीजन। जो गोलन हाइट्स है इसराइल के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। गाजा के बारे में आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता ही हैं। तो यहाँ पे गोलन हाइट्स से रिलेटेड पूछ लिया। गोलन हाइट्स क्या है 2015 में। फिर आप नोटिस करिए यहाँ पे किसके बारे में, अलेप्पो, किरकुट, मोसूल, मज़ार शरीफ के बारे में पूछा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए एलिप्पो, क्या लिखा है, फिर यहाँ पे आपको रक्का दिखेगा, फिर यहाँ पे ये रहा डमस्कस। तो एलिप्पो कहाँ पे है? एलिप्पो आपको देखने को मिलेगा सीरिया में। तो ये सही है। और अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके लिए ज़रूरी है, एक तो स्वीडा रीजन, यहाँ पे अभी रिसेंट क्राइसिस हुई थी तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये। फिर आप ध्यान देंगे, मोसूल क्या पैलेस्टीन में है? नहीं। मज़ार शरीफ ये आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 1 एंड 4 इज दी राइट वन। इस तरीके से आपको टॉपिक को समझना है कि एक बार समझिए तो उसकी जितनी भी लैटरल नॉलेज है वो भी आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।